भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। हम इसके पॉलिटी के अध्याय के बारे में देखेंगे, कितने अध्याय होते हैं। पहला अध्याय भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में दो पार्ट में समझेंगे। पहला है कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम और दूसरा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तीसरा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। चौथा, संविधान का स्रोत। संविधान भाग, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को देखेंगे। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे। अनुसूचियाँ कितनी हैं। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना को समझेंगे। भारतीय संविधान की शासन प्रणाली कैसी है उसको देखेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र जो कि भारतीय संविधान का पहला भाग है उसको समझेंगे। सेकेंड, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डीपीएसपी जिसको कहते हैं, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान न्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रण महालेखा परीक्षक। महान न्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रण महालेखा परीक्षक। वरीयता अनुक्रम। संसद में हम देखेंगे, संसद में लोकसभा को देखेंगे, राज्यसभा और संसद का कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया किस प्रकार होती है। संसदीय समितियां को समझेंगे, कितनी होती हैं संसदीय समितियां, कैसी होती हैं। संसदीय अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय एवं उसके अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखेंगे। आपात उपबंध, वित्त आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में समझेंगे। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग, अस्थायी विशेष प्रावधान, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, संविधान संशोधन, राजभाषा, स्थानीय स्वशासन, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इस प्रकार कुल मिलाकर 41 टॉपिक को हम पढ़ेंगे और आखिर में 42वां है प्रश्न विविध। हम शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। पॉलिटी को शुरू करते हैं। हम समझेंगे पहले भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम जानेंगे। भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रही थी उस समय जो ब्रिटिश संसद में पारित अधिनियम हुए थे उनको एक पार्ट में देखेंगे। उन्हीं के माध्यम से भारतीय संविधान की विकास प्रक्रिया यात्रा को समझेंगे। तो पहला जो पार्ट है वह 1773 से 1853 तक 1857 की क्रांति से पहले के इतिहास को समझेंगे। जो नियम पारित हुए हैं, संसदीय अधिनियम पारित हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए, उनको हम 1773 ईस्वी से 1853 तक पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के पहले 1857 की दो क्रांति हुई, उसके बाद 1858 से जो भारत में अंग्रेजों का शासन है वो डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था। तो दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो कि 1858 से 1947 तक है। पहला 1773 से 1853। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1853 में चार्टर एक्ट। 1858 से 1947 ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जिस समय 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग उस समय था और लॉर्ड कैनिंग बाद में ब्रिटिश वायसराय बना। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, अब हम इनको देखेंगे। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 1753 से पहले ब्रिटिश, जबकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध, इसके बाद ही वे शासन करने लगे थे। उस समय जो अंग्रेजों का अधिकारी होता था वह बंगाल का गवर्नर कराता था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जो ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लोरिन मानसन और वारविल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ जिसमें बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनमें फ्रांसिस क्वेलरिंग मानसन और बारवेल थे। काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक
एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। सैनिक शासन भी और असैनिक शासन का भी अधिकार दिया गया फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के। इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो दो बातें हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरी चीज़, बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ उसके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया, जिसमें फ्रांसिस क्वेलिन मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। और इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। जो कंपनी के कर्मचारी हैं वे न तो निजी व्यापार कर सकेंगे और न ही भारतीयों से कोई उपहार प्राप्त कर सकेंगे, इससे प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस 1784 जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो कंपनी का राजनीतिक कार्य क्या होगा, व्यापारिक कार्य क्या होगा, इसको अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई। निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। जो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया कब, यानी कि राजनीतिक मामलों के नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान। फिर 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया, अर्थात जिसको वीटो पावर करते हैं, गवर्नर जनरल को 1786 में मिला। गवर्नर जनरल को 1786 में यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह अपने जो परिषद है 4 सदस्यीय परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। किसने प्राप्त किए? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1793 में चार्टर अधिनियम आया के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए कंपनी के अधिकारों को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। 1813 का जब चार्टर एक्ट आया तो उसमें 1813 में पहली बार चार्टर एक्ट भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, जबकि 1793 में चार्टर अधिनियम में कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1786 में पहली बार गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिला। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पदनाम, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के 1813 में चार्टर अधिनियम में पहली बार 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा को बंद किया गया। 1813 में कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 में ही कंपनी के जो भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए
अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथा को सम्मिलित किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यपालिका को विधायिका से अलग किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। अब हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 और चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो हम आपको बता चुके हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ही 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 में कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण किया गया और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से ही राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया। 1813 के अधिनियम के जो चार्टर अधिनियम 1813 का था उसके अंतर्गत ही पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किए जाने का उपबंध किया गया और कंपनी के जो भारतीय व्यापार का एक अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। यह पहला क्वेश्चन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही की गई थी। लिमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है अगले क्वेश्चन में कि एलिजा इम्पे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए केवल एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 तक। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना ए है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के दौरान दी गई थी? और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी? तो हमें पता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा ए और सी में से ही कोई एक होगा। बी है नहीं, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बी का एक होगा। इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन मिला है, बी का एक। और नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। वह ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया। ए का 2, बी का 1 ही है ऑप्शन बी। और सी का 3 इंग्लिश 1813 के दौरान इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। और डी का 4 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 से मैकाले को किया गया था। प्रथम जो कानूनी सदस्य आया था वो मैकाले था। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नियामक अधिनियम जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट भारत का जो 1784 का था नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है जो कि मैकाले हुआ था। मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य बनकर भारत आया था। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद
विवाद। तो इन तीनों के दौरान ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, क्योंकि 1813 का चार्टर अधिनियम कहता है कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के माध्यम से भी प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, इस हिसाब से ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा के प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। इसी 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी, जो कि 1813 के चार्टर अधिनियम में आया था। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक विलियम जो बेंटिक हैं 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल रहा था, कि शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे। जो भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश पदों क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम के दौरान? 1813, 1833, 1853 और 1873। 1873 का तो कोई चार्टर अधिनियम है ही नहीं। 1853 चार्टर अधिनियम है लास्ट का, उसको हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं हम लोग। 1833 का चार्टर अधिनियम के दौरान भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के दौरान। और 1813 के दौरान भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च और एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। छठा क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813 इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया गया। बात सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये गलत बात है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये गलत है। पहला ऑप्शन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया, ये तो सही बात है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया 1813 का, यह भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन ए केवल 1 और 2, 3 गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं था अभी भी। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में समाप्त कर दिया गया चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 7वां क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ऑप्शन 1 सही है, चार्टर एक्ट 1833।
चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रथा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बने।